गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए वेडनेसडे की वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट नंबर है 57 और पिछली वर्कशीट में उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये वर्कशीट है 18/11/2020 की। चैप्टर नंबर हमारा 10 चल रहा था और चैप्टर का नाम था ग्रेविटेशन। वर्कशीट में ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर गुरुत्वाकर्षण पार्ट में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कि ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ग्रेविटी का जो फोर्स लगता है उसकी बात हो रही है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरीके का होता है, आज का टॉपिक हमारा यही है। तो शुरुआत करते हैं। ज्ञान सबसे पहले पूछता है, ज्ञान कहता है कि कैन यू टेल इफ़ आई ड्रॉप ए बॉल ऑफ आयरन एंड अनदर बॉल ऑफ प्लास्टिक। एक मैं आयरन की बॉल ले रहा हूँ और एक प्लास्टिक की बॉल ले रहा हूँ ऑफ सेम साइज इन वैक्यूम फ्रॉम द सेम हाइट। अब मान लीजिए दो बॉल है सेम हाइट, इसी हाइट से एक प्लास्टिक की बॉल को फेंका जाता है, ये प्लास्टिक वाली है और ये आयरन की बॉल है। इन दोनों को वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ एयर की प्रेजेंस बिल्कुल ना हो, वो वैक्यूम कहलाता है, और उसको आप सेम हाइट से फेंकते हैं। विच वन विल फॉल एंड रीच द ग्राउंड फर्स्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि अगर दो बॉल हैं, दोनों को सेम हाइट से फेंका जाता है, एक आयरन की है और सॉरी और एक प्लास्टिक की है या दूसरी किसी भी ऑब्जेक्ट की हो, किसी भी चीज़ की हो सकती है, और उनको हम वैक्यूम में फेंक रहे हैं। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस में फेंक रहे हैं, वैक्यूम में, मतलब वहाँ कोई एयर नहीं है। तो कौन सा ग्राउंड को पहले टच करेगा, तो आंसर होगा दीदी द मास ऑफ द प्लास्टिक बॉल इज लेस। अब जो प्लास्टिक की बॉल है उसका मास कम है ऑफ द आयरन बॉल, आयरन बॉल का मास ज़्यादा है, ड्यू टू विच प्लास्टिक बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। इसलिए जो प्लास्टिक की बॉल होगी वो ग्राउंड पे जल्दी आ जाएगी। आंसर आपका होगा क्यों, किस चीज़ का मास जो है वो कम होता है, वो वैक्यूम के अंदर सबसे पहले नीचे आएगी, और जिसका मास ज़्यादा होगा वो वैक्यूम में थोड़ा देर से आएगी। फिर ज्ञान कहता है एज वी नो डैट एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ बाय ग्रेविटेशन। कि अगर ये अर्थ होती, सपोज करो आपने इसको फेंका था और मान लीजिए यहाँ अर्थ थी और ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा था, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ खींचती है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोड्यूस। तभी तो एक एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है। तो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी वजह से आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पैदा होती है। एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डज नॉट, वो डिपेंड नहीं करती अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती। देयरफॉर, यही कारण था कि इन वैक्यूम नॉट ओनली दीज टू बॉल्स बट ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम रेट एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी यहाँ जो उसने आंसर बताया था, ये जो आंसर था ये गलत था, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वैक्यूम के अंदर, जब कोई एयर की प्रेजेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसका मास कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जी की जो वैल्यू है वो किसी भी मास पर डिपेंड नहीं करती। एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द, तो जी की वैल्यू मास पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकिए वैक्यूम के अंदर, वो आपको सेम रेट से ग्राउंड पे आएगा, सेम टाइम पे ग्राउंड में आएगा। यानी जब आपने यहाँ से एक आयरन की बॉल और एक प्लास्टिक की बॉल को फेंका तो दोनों की दोनों ग्राउंड लेवल पर एक साथ पहुँचेंगी, क्योंकि वो आपने उसको वैक्यूम में फेंका गया था। और एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो मास पर डिपेंड नहीं करती, चाहे कोई चीज़ कितनी भी भारी है या कोई चीज़ कितनी भी हल्की है। तो आगे चलते हैं। इन नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम इस चीज़ को देखें, इफ़ यू परफॉर्म द सिमिलर एक्टिविटी विद ए फीदर एंड ए स्टोन। अब आप एक जो है फीदर फेंकिए, कोई पंख फेंकिए और एक पत्थर को फेंकिए। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन का मतलब है इस वक्त वैक्यूम नहीं है,
ठीक है, पहले आपने वैक्यूम में फेंका था, इस वक्त नॉर्मल कंडीशंस हैं, मतलब एयर प्रेजेंस भी है, सब कुछ मौजूद है, और हम एक ऊपर से फीदर फेंकते हैं और स्टोन फेंकते हैं। वी ऑब्जर्व दैट फीदर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर देन द स्टोन, दिस हैपन बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। अब यहाँ से मान लीजिए ग्राउंड था, ठीक है, आपने ऊपर से, यहाँ आप खड़े हुए थे और आपने ऊपर से एक फीदर फेंक दिया, ये फीदर आया नीचे नीचे गया, और यहाँ से सेम टाइम पे आपने एक पत्थर स्टोन को फेंका था और ये जल्दी आ गया और ये धीरे धीरे आया। क्यों? क्योंकि जो फीदर था वो हल्का था, यहाँ सारे में इस वक्त एयर मौजूद थी, तो एयर जब मौजूद रहेगी तो ये पंख जो है उड़ता 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 धीरे धीरे नीचे आएगा, और पत्थर जो था उसका मास ज़्यादा था, वो एयर के प्रेशर को आसानी से काट के सीधा नीचे आ सकता था। तो यहाँ पर जो फीदर लेट आया वो इसलिए आया क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस उस पर मौजूद था। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द फीदर इज़ मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द स्टोन, कि पत्थर के ऊपर हवा का जो रेजिस्टेंस है वो कम लगेगा, फीदर के ऊपर ज़्यादा लगेगा, ड्यू टू विच फॉलिंग स्पीड ऑफ द फीदर इज़ स्लोअर देन द स्टोन। इसलिए जो गिरने की स्पीड है फीदर की वो थोड़ी स्लो होती है और स्टोन की ज़्यादा होती है। तो आपको याद रखना है कि सवाल आपसे पूछा गया है नॉर्मल कंडीशन के अंदर या वैक्यूम के अंदर। अगर नॉर्मल कंडीशन की बात होगी तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही चीज़ जो होंगी वो सेम रेट के साथ नीचे आएंगी। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो उसके अंदर आपको देखना होगा कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा भारी है और कौन सी कम है, किसका मास ज़्यादा है, किसका काम कम है। बट इफ़ वी परफॉर्म द सेम एक्टिविटी, अब वही चीज़ अगर हम वैक्यूम के अंदर करते, वेयर देर इज़ नो एयर, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रीली विद द सेम रेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा और अगर हम इस एक्टिविटी को जो है वैक्यूम के अंदर कराते हैं तो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। वैन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, अब अगर आप किसी स्टोन को ऊपर की तरफ, पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव, तो उसकी जी की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव ली जाती है। कारण क्या है कि जो ग्रेविटी है वो हमें नीचे की तरफ लगती है, ग्रेविटी जो है वो टूवर्ड्स द डाउन लगती है, नीचे की तरफ लगती है ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ग्रेविटी हमारे ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है, तभी हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वरना हम जो है फ्लो कर रहे होते हवा में ही। तो जी की वैल्यू जो होती है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो ऊपर से नीचे की दिशा में लगती है, और हम जब पत्थर को ऊपर की दिशा में फेंक रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, इसलिए जी की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव वैल्यू हम लेते हैं, बिकॉज इट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और हम ऊपर की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं, इसलिए जी की वैल्यू हम वहाँ पर कैसी लेते हैं, जी नेगेटिव में जाएगा। वेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, देन जी इज टेकन एज प्लस जी, तब हम उसको प्लस जी लेते हैं, यानी पॉजिटिव जी लेते हैं, बिकॉज इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि जब आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में है और चीज़ भी ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और कंसेप्ट हमारे पास है, नियर दी अर्थ सरफेस। अगर अब अर्थ है और उसके आसपास के सरफेस की हम बात कर रहे हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, की जो डिस्टेंस है अर्थ का, ये सेंटर मान लेते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। इस अर्थ के सरफेस के आसपास अगर कोई चीज़ है तो उसकी दूरी को हम रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर ले सकते हैं, जैसा हमने पिछली वर्कशीट में किया था। एज अर्थ इज ए वेरी लार्ज, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ बहुत ज़्यादा लार्ज है और अगर ऑब्जेक्ट उसके सरफेस के आसपास है तो वो तो पॉइंट साइज होंगे, एक बिंदु मात्र होंगे, इसलिए हम रेडियस के बराबर ही उस डिस्टेंस को ले लेते हैं। देयरफॉर, इसीलिए ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, अगर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, v बराबर u प्लस में at इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हैं, s बराबर ut प्लस में हाफ at स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as एक इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी। इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के तौर पर देखें, अब यहाँ पर a जो था, जैसे ये इक्वेशन थी v बराबर u प्लस में at, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें
प्लस में ए टी। अब ये ए जो था ये एसिलरेशन था, लेकिन जब कोई चीज़ ग्रेविटी की प्रेजेंस में नीचे गिर रही है तो ये ए बदल जाता है जी के अंदर, ये एसिलरेशन बन जाता है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So the value of g is considered as a constant near the surface of the earth. Therefore, in all three equations of motion for a falling object like a stone under the influence of gravity, acceleration a can be replaced by acceleration due to gravity g and can be written as this. तो आपको कुछ नहीं करना, जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन थी अगर आप उनको एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कि प्रेजेंस में कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वो इक्वेशन बदल गई, v बराबर u प्लस में a की जगह पर सिर्फ क्या आ जाएगा g, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसिलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरी इक्वेशन s बराबर ut प्लस में हाफ at हुआ करता तो at की जगह क्या होगा, gt का स्क्वायर। at के स्क्वायर की जगह क्या होगा, gt के स्क्वायर के बराबर होगा। इक्वेशन होती थी v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर बराबर 2as, तो a की जगह क्या होगा, gs। तो बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की प्रेजेंस में नीचे गिर रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस में फॉल कर रहा है, जैसा कि हमने स्टोन के केस में देखा, तो जो एसिलरेशन है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो इन्हीं तीन इक्वेशंस हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है पहला, वाई वी ड्रॉप ए पीस ऑफ पेपर एंड ए थिक आयरन नेल फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन वैक्यूम। ये आपको देखना है कि सेम टाइम पर हम सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, आयरन नेल और पीस ऑफ पेपर को, देन विच ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। तो नीचे ग्राउंड पर पहले कौन सा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा है वाई एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अपर डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की दिशा में फेंक रहे हैं तो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव क्यों लेते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा, अभी मैंने बताया था, एज इट इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम पर नीचे आकर गिरते हैं, व्हेन दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। आपने सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट को फेंका और एक पहले आया एक बाद में आया, एट द सेम टाइम इन नॉर्मल कंडीशन। वाई, ऐसा क्यों होता है, तो वो आपको बताना है कि वो वैक्यूम में नहीं होंगे और उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा डिफरेंट मास की वजह से अलग अलग लगेगा, इसीलिए वो डिफरेंट टाइम पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय रिप्लेसिंग एसिलरेशन ए विद एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दैट। तो एसिलरेशन को आपने, ये 3 इक्वेशंस हैं जहाँ पर आपने ए एसिलरेशन को रिप्लेस कर दिया है जी एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और सभी बच्चे इनको जो है वर्कशीट को कम से कम 2 से 3 बार जो है रीड करें, उससे आपकी 90% चीज़ें तो रीड करने से ही सोल्व हो जाएंगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, डिस्टेंस को मेंटेन करें, मास्क पहने, हैंड को सैनिटाइज करते रहिए और दूरी को बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।